हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप देखेंगे। मतलब ग्रुप के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, थ्योरम्स हो गए, उन थ्योरम्स के प्रूफ्स हो गए। ठीक है। और इससे पहले आप मेरा पहले वाला लेक्चर देख लेना जिसमें मैंने ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी, ग्रुप को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ग्रुप के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। तो अगर आप वो अच्छे से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप होता क्या है, और फिर आज का लेक्चर जो है आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं जो उसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लेना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो। अच्छा, आपको पता है ग्रुप क्या होता है? कि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G कॉमा एस्ट्रिक, इसको हम ग्रुप कब कहते हैं? जब चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होती हैं। कौन कौन सी? पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरी, कि एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है। तीसरी, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। चौथी, कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। ये चार प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो आइडेंटिटी वाली होती है ना, कि आइडेंटिटी वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है अपने पास में, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी जो है, इसमें क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ग्रुप का वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ठीक है। कभी भी दो आइडेंटिटीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तो देखो प्रूफ देख लेते हैं हम इसका। प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास में मान लिया एक ग्रुप G कॉमा एस्ट्रिक, दो आइडेंटिटीज हमने ली है, यहाँ पे दो आइडेंटिटीज ली है E और E डैश। ठीक है। अब ये दो आइडेंटिटीज हमने मान ली, हम क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ। मतलब ऐसे ले प्रूफ करेंगे कि हमने दो आइडेंटिटीज मानी, ठीक है, लेकिन ये दोनों की दोनों आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कि आइडेंटिटी तो क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है। तो हमने दो आइडेंटिटीज मान के चलेंगे और उन दो आइडेंटिटीज को हमें इक्वल प्रूफ कर देना है, जिससे हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो लेट G कॉमा एस्ट्रिक बी अ ग्रुप हैविंग टू आइडेंटिटीज E एंड E डैश। ठीक है। दो आइडेंटिटीज E और E डैश मैंने मान लिया। देन इफ वी टेक E एज द आइडेंटिटी ऑफ G एंड E डैश बी द एलिमेंट। अब यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले केस में हम मान लेते हैं कि E तो क्या है? आइडेंटिटी है, और जो E डैश है ना उसको हमने एलिमेंट मान लिया। एलिमेंट इन द सेंस कि जैसे A G को बिलोंग करता है, A G का एलिमेंट है, उस सेट का एलिमेंट है, वैसे E डैश जो है फिलहाल उसको सिर्फ एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि E डैश जो है E डैश जो है वो G को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है ना, अपने आइडेंटिटी के लिए जब हमने ग्रुप पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, तो जब आइडेंटिटी के लिए हमने ऐसा कुछ बोला था कि E एस्ट्रिक A इज इक्वल्स टू A होता है। ठीक है। इज इक्वल्स टू A एस्ट्रिक E होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। यही होती है ना आइडेंटिटी के लिए पूरा हम जिस तरह से आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि ये जो मेरे पास में ना E एस्ट्रिक A इज इक्वल्स टू A। ठीक है। यहाँ A जो एलिमेंट है मैंने क्या लिया है? E डैश, क्योंकि E डैश हम एलिमेंट मानते हुए चल रहे हैं और E जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है। E तो क्या हो गया? आइडेंटिटी, और ये जो A हो गया वो आपके पास क्या हो गया? एलिमेंट। तो A की जगह पे क्या लिया है? E डैश हमने एलिमेंट, तो ये E और एस्ट्रिक क्या लिखेंगे हम? E डैश। अच्छा, इसको E एस्ट्रिक E डैश लिखोगे तो भी चलेगा, अगर ऐसा लिख रहे हो ना, ऐसा लिख रहे हो तो भी चलेगा, और अगर ऐसा लिख रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसा भी लिखते हैं। तो अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? A मतलब क्या हो गया? E डैश, है ना। कि जब हम ऐसे देख लो कि जैसे एडिशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी होती है ना, तो A प्लस ज़ीरो करते हैं तो A ही आ जाता है ना। 2 प्लस ज़ीरो करते हैं तो 2 ही आ जाता है, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि अपने पास में आ गया, ये कहाँ से आया? E एस्ट्रिक A इज इक्वल्स टू A, इस आइडेंटिटी की डेफिनेशन से। ठीक है। E डैश क्या है? एलिमेंट है। आई बात समझ में? सेम ऐसे ही अब E डैश को हम लेंगे आइडेंटिटी ऑफ G। ठीक है। E डैश को आइडेंटिटी मानेंगे, ये तो पहली चीज़ हो गई, है ना। पहले तो क्या माना था? E को आइडेंटिटी माना था। अब किसको बोलेंगे? E डैश को आइडेंटिटी बोलेंगे। तो अब E डैश को आइडेंटिटी माना और E जो है वो G को बिलोंग कर रहा है। E को क्या मान लिया? एलिमेंट मान लिया। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखो, E और E डैश इज इक्वल्स टू E। ठीक है। कैसे हुआ? देखो ऐसे हो जाएगा आपके पास में कुछ A
एस्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ए, ऐसा होता है। पहले तो हमने क्या लिया था, पहले हमने लिया था ई एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए, ये वाली चीज़ ली थी। अभी हम ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ए वाली चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो ए जो है एलिमेंट तो क्या लिया है, ई लिया है ना इस बार हमने एलिमेंट, और जो आइडेंटिटी है वो हमने ई डैश मानी है ना इस बार, ठीक है। तो ए की जगह पे मतलब एलिमेंट की जगह पे ई आ जाएगा, क्योंकि इस बार हमने एलिमेंट क्या लिया है, ई। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो दो केसेस आ गए ना। अच्छा, अब इन दोनों में ज़रा देखो, ई ई डैश, ई डैश, तो ये वाला जो साइड है वो इक्वल है ना। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से क्या ई और ई डैश इक्वल हो जाएंगे क्या? यहाँ पे भी ई डैश हो गया, यहाँ पे भी ई डैश हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इसका मतलब ई इज इक्वल्स टू ई डैश हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या पता चले, देखो क्या लिखा है कि ई डैश इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ जी, hence from equation first and second it is proved that E dash is equals to E, therefore identity element in a group is unique, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में प्रॉपर्टी आती है कि इन्वर्स ऑफ एलिमेंट जो है ग्रुप के अंदर वो भी यूनिक होता है। ये भी सेम ऐसे ही प्रूफ करेंगे इजीली, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि इन्वर्स ऑफ एलिमेंट क्या है, ग्रुप के अंदर यूनिक होता है, ठीक है। कि जैसे आइडेंटिटी यूनिक होती है ना, वैसे ही इन्वर्स किसी भी एलिमेंट के लिए है ना यूनिक होगा ग्रुप के अंदर। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखते हैं। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी कॉमा एस्ट्रिक, ठीक है। हमने ए एलिमेंट मान लिया है, जी कॉमा एस्ट्रिक का मतलब ए जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस ग्रुप का एलिमेंट एक ए मान लिया। विच हैज़ टू इन्वर्स बी एंड सी, सेम ऐसे ही हम दो इन्वर्स मान के चल रहे हैं, बी और सी, दो इन्वर्स हमने लिए हैं। सबसे पहले देखो, अब देखो आपको पता है ना कि ए का जो इन्वर्स होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं अपन, है ना। तो पहला इन्वर्स तो क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी। पहला इन्वर्स अपन ने माना है, ए का इन्वर्स जो है वो बी माना है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है जैसे आइडेंटिटी के लिए ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ए था, ठीक है। सेम ऐसे ही इन्वर्स के लिए ये डेफिनेशन होती है ना, ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स एस्ट्रिक ए, यही होती है डेफिनेशन इन्वर्स की। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखो, अब ये जो है ना, मैंने क्या लिया, ए इन्वर्स एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ई। ए तो रहा एलिमेंट और ए इन्वर्स की जगह ले लिया बी। कुछ समझ में आया क्या ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये देखो बी जो है, बी तो क्या हो गया, ए इन्वर्स की जगह पे आ गया। यहाँ पे बी तो क्या आ गया, ए इन्वर्स की जगह पे आ गया। ए जो है वो एलिमेंट है ना, और ई जो है वो आइडेंटिटी है। इसको पूरा इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। बी मतलब इन्वर्स, बी का ऑपरेशन किया ए के साथ में तो आइडेंटिटी आया, और किसके इक्वल है ये, जब ए का ऑपरेशन करेंगे उसके इन्वर्स के साथ में। समझ में आई? कुछ नहीं किया, ऐसी डेफिनेशन लगाई। देखो मैंने साइड में लिख रखी है डेफिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गया जब बी उसका इन्वर्स था। सेम ऐसे ही जब ए का इन्वर्स होगा सी, जब ए का इन्वर्स सी होगा तो इस तरह से बन जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। सी ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बी ए इज इक्वल्स टू ई है ना, ठीक है, ठीक है। अब इस बी ए इज इक्वल्स टू ई में मैं दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, सी लगा दिया, ठीक है। मतलब सी का ऑपरेशन बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिख रहे होते ना, अगर मैंने ये यूज़ किया होता, वैसे तो बी एस्ट्रिक ए को आप इस तरह से बी ए भी लिख सकते हो। बाकी अगर आप इस तरह से यूज़ करते तो आप इस तरह से ना सी का ऑपरेशन लगा देते इस साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये आपने सी लगाया दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है ना, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है ना। तो ये जो बी ए जो है ब्रैकेट में बंद, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बी बाहर और ए सी आ गया अंदर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ई इंटू सी, ये देखो ई और सी पे जब ऑपरेशन लग रहा है तो वो सी के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है, आइडेंटिटी वाली से, ठीक है। आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है ग्रुप के अंदर, वहाँ से कैसे कि ई एस्ट्रिक सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी। आइडेंटिटी को जब आप ऑपरेशन लगाओगे एलिमेंट के साथ में तो वो एलिमेंट ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना।
और अगर वैसे भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे ना ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन मान के चल लो, क्योंकि यहाँ पे हम कोई बीच में जैसे डाल नहीं रहे ना, तो उस हिसाब से इस तरह से मान के चलो आपके समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब A इंटू सी, ठीक है, मतलब AC जो है, AC की जगह पे देखो ये रहा E दे रखा है ना, लो भाई E लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये वाली चीज़ है ना, इस AC की जगह डाली है तो ये E आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब B इंटू E, ये भी कैसे हो गया, B एस्ट्रिक E इज इक्वल्स टू B हो जाता है, तो वहाँ से ये चीज़ आ गई, B आ गया, ठीक है। तो B E जो है वो B के इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो B किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया ना, B किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया। तो यानी कि दोनों की दोनों जो इन्वर्स थे यार वो तो इक्वल हो गए, दोनों के दोनों इन्वर्स अगर इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स क्या हो गया, यूनिक हो गया। देयरफॉर द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, और वी नो, और हमें देखो ये पता है, देखो मैंने ना उस तरह से भी करके लिखा है पूरा, ये जितनी भी चीज़ मैंने भी आपको ऊपर समझाई है ना, सेम कुछ नहीं किया, इसके अंदर बीच में एस्ट्रिक डाल दिया मैंने, मतलब ये जो ऑपरेशन वाला जो साइन होता है अपना वो डाल दिया। क्या किया, जब आपके पास में B जो था वो A का इन्वर्स था, ठीक है, तब मैंने ना इस तरह से लिख दिया कि A एस्ट्रिक B इज इक्वल्स टू E हो जाएगा। आपको जैसे समझ में आता है वैसे अपने याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया, ठीक है। फिर सेम ऐसे जब C इन्वर्स था तब ऐसे आ गया कि A एस्ट्रिक C इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू C एस्ट्रिक A, ठीक है, ऑपरेशन ही तो लग रहा है ना। फिर देखो सेम B एस्ट्रिक A जो है मैंने ले लिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, C लगा दिया, ठीक है, दोनों तरफ C लगा दिया, तो ये वाली चीज़ तो E आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने E लिख दिया, तो B एस्ट्रिक E इज इक्वल्स टू B हो गया। तो आप इन दोनों में से कैसा भी कर सकते हैं, मैंने अभी समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थ्योरम बोल लो, प्रॉपर्टी बोल लो, कुछ भी। इफ़ G इज़ अ ग्रुप देन फॉर A, B बिलोंग्स टू G। देखो अगर G आपके पास में कोई ग्रुप है, ठीक है, और A, B G को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट है A, B जो है वो G के एलिमेंट है, तो A इन्वर्स का इन्वर्स जो है, मतलब A का इन्वर्स जब आप करोगे और फिर उसका इन्वर्स करोगे तो A ही आएगा, है ना। ऐसे तो आपको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये तो आप बोलोगे यार ये तो पता है, बट यहाँ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली अपन को पता होता है कि हाँ अपन 5 का इन्वर्स ले रहे हैं और फिर उसका भी इन्वर्स करेंगे तो 1/5 को अपॉन में डाल देंगे तो 5 ही आ जाएगा, ये तो अपन को पता है। बट यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ कुछ ऐसी है कि जब आप एलिमेंट का इन्वर्स कर रहे हो और फिर उसका इन्वर्स करोगे तो A आ जाएगा, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले ये प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। देखो सिंस A इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A, अच्छा अब A इन्वर्स क्या है, A का इन्वर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर A इन्वर्स A का इन्वर्स है तो हमें पता है यार, ये तो हमें पता है कि A, फिर ऑपरेशन लगाया A इन्वर्स से तो E के इक्वल आएगा, और वो किसके इक्वल होगा, A इन्वर्स एस्ट्रिक A के इक्वल होगा। ये तो अपन को पता है ना इन्वर्स की डेफिनेशन से, ये तो आपको याद होना चाहिए, याद है तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू A इन्वर्स A, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है। A इन्वर्स जो है उसको कैसे लिख दिया, A इन्वर्स A, ठीक है, और इस वाले को कैसे लिख दिया, अब मतलब इसको क्या कर दिया आपने, कॉम्यूटेटिव फॉर्म में लिखते हैं ना, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बस इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाली चीज़ से, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इस चीज़ से तो आपको क्या पता चल रहा है कि ऊपर वाली चीज़ में तो ऐसा था कि A मतलब ये जो एलिमेंट है, रुको, ये जो चीज़ है, ये जो A है, ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना। और सेम वैसे ही ये नीचे वाली जो चीज़ लिखी है ना, सेम इसी तरह से नीचे वाली जो चीज़ लिखी है, अब इसके अंदर तो इस हिसाब से A इन्वर्स जो है वो एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा क्या कि अगर ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ऐसा लिखा है ना, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू E, तो यहाँ पे अगर A एलिमेंट है तो फिर इधर जो है, इधर तो क्या लिखा है नीचे, A इन्वर्स A इज इक्वल्स टू E, तो फिर इसका मतलब तो क्या हुआ यार कि अगर यहाँ पे ये एलिमेंट है A, तो यहाँ पे तो A इन्वर्स एलिमेंट हो जाना चाहिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है।
तो उस अकॉर्डिंग इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो यार ए का इन्वर्स जो है, मतलब ए इन्वर्स तो क्या हो गया, एलिमेंट, और ए इन्वर्स जो है ये तो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और ये किसके साथ में, ए के साथ में है। और यहाँ पे आप देखो ए किसके साथ में था, अपने इन्वर्स के साथ में था। इसका मतलब इस ए इन्वर्स के लिए ये ए तो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया ना, है ना, ये ए तो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए इन्वर्स था, तो ए तो एलिमेंट था और ये इसका इन्वर्स था। और ये ए इन्वर्स अगर यहाँ पे एलिमेंट है ना, तो ये जो जिसके साथ में है ए, वो इसका इन्वर्स हो गया ना, इसी फॉर्म में लिखा है ना, ये समझ रहे हो क्या। देखो ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है ये सेम लग रही है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ए पहले और ए इन्वर्स बाद में है। तो उस अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ए तो क्या है, एलिमेंट, और ऊपर वाले में ए, ये जो है ए के साथ में ए इन्वर्स है ना। फिर इस अकॉर्डिंग ए इन्वर्स एलिमेंट हो गया और ये जो ए है वो ए इन्वर्स का इन्वर्स हो गया। आई बात समझ में, ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो इसका मतलब ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। शायद मैंने अभी गलती से ई बोल दिया था, सॉरी, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं वही कि ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया। आई बात समझ में। एडिशन के लिए ये जो जितना अपन ने ये प्रूफ किया है ना, देखो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ लेके प्रूफ किया है कि हमने ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स को ए इन्वर्स लिख दिया था। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई वाली ऑपरेशन ही तो यूज़ किया है। अगर आप एडिशन के लिए बोलोगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। एडिशन वाले को आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाली चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, रिवर्सल लॉ, ठीक है। दैट इज द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वर्स इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब जो इन्वर्स आएगा इनका वो क्या आएगा कि बी का इन्वर्स जो है वो ए के इन्वर्स के इक्वल हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। वो भी देखो प्रूफ करते हैं, कुछ नहीं होगा, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तो हमारे पास में ये सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ए बी, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। ये सारे के सारे क्या हैं, जी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान लेती हूँ ए बी जो है, मैंने ले लिया ए बी, और ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ में करवाया है, ए बी को मैंने लिया है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी तो क्या है, एलिमेंट है ना, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है वो क्या है, इन्वर्स है। मतलब हमने ऐसा सोचते हुए नहीं लिया, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार देखना, ऊपर देखना कि ए बी का जो इन्वर्स है, ए बी का जो इन्वर्स है वो ये होना चाहिए, यही तो प्रूफ करना है। ए बी का इन्वर्स ये होना चाहिए, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स इनटू, है ना, ए बी का इन्वर्स जो है, एक मिनट रुको, देखो जब आपको ये प्रूफ करना होता है कि ए इन्वर्स, ठीक है, ए का इन्वर्स, है ना, ए का इन्वर्स जो है आपको किसी भी चीज़ के इक्वल प्रूफ करना है कि हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो कि ए का जो इन्वर्स है आपने उसको इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे ए बी का जो इन्वर्स है वो ये प्रूफ करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी क्या है, एलिमेंट, ए बी क्या है, एलिमेंट, और इन्वर्स क्या है, ये ए बी तो क्या है, एलिमेंट, और ये क्या है, इन्वर्स ए बी का, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है ए मतलब एलिमेंट एस्ट्रिक, ए का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई होता है। हम क्या करेंगे, इस ए की जगह पे लिख देंगे ए बी, और इस इन्वर्स की जगह पे लिख देंगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और उसको इक्वल कर देंगे ई के। यही हमने नीचे किया, देखो हमने क्या ले लिया, ये ले लिया ए बी जो कि एलिमेंट है। इन्वर्स हमें इसके मतलब इन्वर्स हमें इसको प्रूफ करना है ना, तो हमने ये ले लिया। अगर ये चीज़ इसके जब हमें इस पे जब ऑपरेशन लगाएंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ में, और अगर ई आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एलिमेंट है और ये इसका इन्वर्स है और ये ई के इक्वल है। इसका मतलब ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई है, मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये लेते हुए चला है। आई बात समझ में कि आप पूछोगे ये ही क्यों लिया,
ठीक है। तो ए बी ले लिया हम लोगों ने, है ना, ए बी को हमने मल्टीप्लाई में लिया है बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ में, ठीक है। अब देखो, अब इस बी एसोसिएटिव से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस ब्रैकेट को कैसे लिख सकते हैं कि ए को तो इधर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, और बी इनवर्स को हमने अंदर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, मल्टीप्लाई में तो है, ठीक है। अब बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा ना, आपको पता है ना, मतलब बी एक एलिमेंट है और उसका ऑपरेशन हो रहा है उसके इन्वर्स के साथ में, तो ई के इक्वल आता है, आपको पता है, तो उस अकॉर्डिंग ये चीज़ ई के इक्वल आ गई, ठीक है। अब ये आ गया, अब आपने इस वाली चीज़ को ले लिया। अब आपको ये भी पता है कि कोई भी एलिमेंट को अगर आप आइडेंटिटी के साथ में ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो का वो एलिमेंट ही आ जाता है, इसका मतलब कि ई इंटू ए इनवर्स के इक्वल ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये ए और ए इनवर्स आ गया, और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ए उसके साथ में उसका इन्वर्स, आप उसके साथ में ऑपरेशन करवाओगे, अगर एलिमेंट के इन्वर्स के साथ में ऑपरेशन करवाओगे तो ई आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो ये ई आ गया, इसका मतलब ये तो है एलिमेंट और ये है उसका इन्वर्स, और वो आ रहा है ई के इक्वल। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ये एक चीज़ प्रूफ हो जाती है। अब दूसरा पार्ट भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, हमने क्या प्रूफ किया, ये एक पार्ट कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। दूसरा पार्ट क्या होता है कि ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स एस्ट्रिक ए के इक्वल भी तो ये वाली चीज़ पे तो प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रूफ करना होता है ना, तो वो भी प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो ए बी ले लिया, ए बी के साथ में इनटू में सॉरी ये बी इनवर्स ए इनवर्स ले लिया, तो अब ए इनवर्स को दूसरी साइड ले लिया है और ए बी को इस साइड ले लिया, ठीक है, राइट हैंड साइड में ए बी को ले लिया। और अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं, ए इनवर्स साथ में लिया तो ए इनवर्स ई के इक्वल होता है, ए इनवर्स ई के इक्वल हो गया। फिर ई बी को साथ में ले लिया तो ई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और ये बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया ई, इसका मतलब इन दोनों ही इक्वेशन से फर्स्ट और एक ये वाली, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से आपके पास में क्या आ गया, ये वाली चीज़ बन गई ना, देखो, ठीक है, बन रही है ना ऐसी, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, ऐसी सी बन रही है ना, देखो ये पूरी आपके पास में, ठीक है। इसका मतलब ए बी का इन्वर्स क्या हो गया, ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में जाके अंदर तक, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जनरलाइज रिवर्स लॉ, देखो ये पढ़ने की चीज़ें देख लो कि बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन द अबव थ्योरम कैन बी जनरलाइज एज, कि जो अपन ने भी ऊपर थ्योरम देखी है ना उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए थी, अगर ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए एक जनरल फॉर्म आप देखोगे तो आप इस तरह से देख सकते हो। जैसे ए बी का इन्वर्स था, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल था ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ए बी सी अप एंड सो ऑन अप टू पी, ठीक है। तो उसका इन्वर्स आप करोगे तो पी इन्वर्स और लास्ट तक जाते जाते ए इन्वर्स आ गया होगा समझ में, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करती हूँ ना तो वो इस तरह से हो गया, देखो माइनस में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, माइनस बी प्लस माइनस ए, और मल्टीप्लिकेशन वाला तो अभी अपन ने प्रूफ ही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो देखो नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम है देखते हैं, इफ A, B are elements of group G, then if A, B are elements of group G, then the equation AX is equals to B and YA is equals to B have unique solutions in G। ये जो है आपके पास में इसमें क्या है, मान लो आपके पास में कोई 2 एलिमेंट दे रखे हैं A और B ग्रुप G के, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, AX is equals to B और YA is equals to B, ठीक है। इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए जी के अंदर, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ए जो है जी को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए जी का एलिमेंट है, ठीक है। ए इनवर्स जो है वो भी जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि ग्रुप जो है, ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही है, ग्रुप की डेफिनेशन में ही आता है। तो अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है तो ए का इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, उस हिसाब से हमने बोल दिया कि ए इन्वर्स बिलोंग कर रहा है जी को। अब ए जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी भी जी को बिलोंग कर रहा है, गिवन है क्वेश्चन में, बी भी एलिमेंट है जी का, ठीक है। तो ए इन्वर्स इंटू बी भी तो जी को बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि ए इन्वर्स जो है
वो भी जी का एलिमेंट है, यहाँ से बोला ये चीज़। बी जो है वो भी जी का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बी भी जी का एलिमेंट हो जाएगा ना। याद है ना क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? आया समझ में? चलो देखो, अब देखो हमने क्या लिया है, ए इंटू ए इनवर्स बी, ए इंटू ए इनवर्स बी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें अब देखो ए इंटू ए इनवर्स तो किसके इक्वल हो जाएगा? ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ई इंटू बी आ गया, फिर ई इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको क्या समझ आ रहा है, इस चीज़ से आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो आपको ये प्रूफ करना था ना ए एक्स इज इक्वल्स टू बी का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये देखो कुछ इस फॉर्म में ही आ गया, क्या? ए इंटू ए इनवर्स बी आपने लिया इज इक्वल्स टू बी, आप इसको प्रूफ कर रहे हो। इसका मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ जो x है वो इसके इक्वल हो गया क्या? ए इनवर्स बी के इक्वल हो गया क्या? इसका मतलब x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये मैंने ढंग से लिखा नहीं है, ये ए इनवर्स बी है ना, ये वाली जो चीज़ है, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इसका सॉल्यूशन हो गया ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी इन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। पहली चीज़ तो ये हो गई कि इसका सॉल्यूशन आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताना है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने बता दिया, अब यूनिक सॉल्यूशन कैसे बताएंगे वो भी देख लो। देखो, लेट द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हैव टू सॉल्यूशन। वही जैसे हम करते हैं कि जब हमें यूनिक प्रूफ करना होता है हम दो लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी हमने दो सॉल्यूशंस इसके माने एक्स इज इक्वल्स टू x1 और एक्स इज इक्वल्स टू x2, ठीक है, इन जी, ठीक है। देन ए एक्स वन, तो भाई ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यही तो इक्वेशन है। तो इस हिसाब से ए एक्स वन इज इक्वल्स टू बी हो गया, और दूसरा क्या इक्वेशन हो जाएगा? ए एक्स टू इज इक्वल्स टू बी। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो, अब इन दोनों इक्वेशन से यार ए एक्स वन इज इक्वल्स टू ए एक्स टू आ गया क्या? आ गया ना। और अगर कैंसिल कर देंगे ए और ए को तो एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू आ गया ना, आ गया। इसका मतलब यार दो सॉल्यूशन जो हमने माने थे वो तो क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका मतलब कि ये दोनों सॉल्यूशन तो क्या हो गए? यूनिक हो गए। दो ही सॉल्यूशन तो माने चले थे ना हमने दो सॉल्यूशन हमने मान के चला था ना, x1 और x2, ठीक है। तो x1 और x2 जो है वो क्या हो गया? यूनिक हो गया, इक्वल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी इज यूनिक इन जी। आया समझ में? चलो, similarly it can also be proved that the solution of the equation y is equals to b is unique in g, ठीक है। सेम ऐसे ही आप y is equals to b के लिए भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो alternate definition of the ग्रुप की alternate definition। देखो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे है ना, आप ये जो अपन ने ये जो चीज़ अभी देखी है ना ऊपर, ये जो थ्योरम अपन ने प्रूव की है, आप ग्रुप के लिए जैसे एक ग्रुप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, स्टार्टिंग में। दूसरी जो ग्रुप की डेफिनेशन है ना, आप इस चीज़ को भी बोल सकते हो, ये जो अपन ने थ्योरम पढ़ा है ना, ये कि इफ़ फॉर ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सेमी ग्रुप जी, मान लो कोई सेमी ग्रुप जी है, आपको पता है ना सेमी ग्रुप जी क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो सेमी ग्रुप जी जो है, मान लो सेमी ग्रुप जी के लिए आपने दो एलिमेंट्स लिए हैं। अगर दो एलिमेंट्स, देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर भी, सेमी ग्रुप क्या होता है कि अगर जी कॉमा एस्ट्रिक ये जो आपके पास में स्ट्रक्चर है, अगर ये एसोसिएटिव है तो हम उसको सेमी ग्रुप बोल देते हैं। फिर अगर वो आगे ग्रुप की और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करता है तब हम उसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस सेमी ग्रुप के पास में कोई दो एलिमेंट्स हैं और उन दो एलिमेंट्स के लिए ये जो है ना वाई ए इज इक्वल्स टू बी और ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशंस अगर ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस हैं, ए और बी का एलिमेंट है सेमी ग्रुप का, और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही हैं और इन दोनों इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन है, तभी भी आप जी को ग्रुप बोल सकते हो। ये उसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो गई ग्रुप की, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अभी हमने जो देखे थे ना, जितनी भी थ्योरम्स देखी है ना, सारी मेनली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछी जाती है, बट फिर भी देखो मैंने यहाँ पे है ना लिख भी रखा है, ये वाली देखो, यहाँ पे ये वाली जो थ्योरम है वो भी आपके पास में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है। और अभी जो आगे हम प्रूफ करने वाले हैं ना ऑल्टरनेट, मतलब ये वाला ये जो अपन ने प्रूफ किया ना यहाँ से, इस चीज़ को हम ऑल्टरनेट वे में भी प्रूफ करते हैं।
ठीक है, मतलब एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ है। और वैसे जितना भी अपन ने थ्योरम पढ़ा है ना, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं यार कि इसको और किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। जी बीइंग सेमी ग्रुप, जी जो है आपने सेमी ग्रुप ले लिया, इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। जी एक सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप का आपको मतलब पता है कि जी कॉमा एस्ट्रिक जो है अगर एसोसिएटिव हो तो, ठीक है, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सेमी ग्रुप के लिए। देयरफॉर लेट ए बिलोंग्स टू जी, अब आप मान लो ए जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए क्या है, जी का एलिमेंट है। तो इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड वाई इज इक्वल्स टू ए विल हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी। हाँ, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए और वाई इज इक्वल्स टू ए का तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना जी के अंदर, ठीक है। लेट दीज सॉल्यूशंस भी, अब इन दोनों का जो ये दो इक्वेशंस है ना, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। आप ध्यान कैसे रखोगे कि यार ये ऐसे कैसे ध्यान रखेंगे, तो आपको देखो पता क्या है, y इज इक्वल्स टू बी है ना, आपने कुछ नहीं किया। पहली बार में आपको क्या करना है, b की जगह पे रख लेना है a। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, कि आप कोई गलती ना करो, ठीक है। तो आपने क्या किया, b की जगह पे पहले आपको याद रखना है कि यार पहले हमने दो इक्वेशन जो हमें गिवन है ना कि जिसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस को लिया, उसमें b की जगह पे मैंने a लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल्स टू और वाई इज इक्वल्स टू ए, इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन माना सबसे पहले। तो यूनिक सॉल्यूशन जो है, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे E1 और E2 मान लिया है, मतलब इन दोनों की यूनिक सॉल्यूशन है, वो दो यूनिक सॉल्यूशंस को हमने E1 और E2 माना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ x की जगह पे मैं E1 लिख सकती हूँ ना, और इस y की जगह पे, क्योंकि y तो सॉल्यूशन है ना, ठीक है, तो E2 लिख सकती हूँ y की जगह पे, क्योंकि y इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, E2, तो इस E2 को हम y की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई क्या, कुछ नहीं किया, E1 को इस इक्वेशन में लिखा है, E2 को इस इक्वेशन में लिखा है, आया समझ में। तो पहला काम आपको ये करना है, याद करते करते चलना, साथ साथ में बता रही हूँ, याद करते जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन इफ बी बी एनी अदर एलिमेंट ऑफ जी। अब मान लो कि अब दूसरा हमने एलिमेंट लिया है बी, पहले हमने लिया था ए एलिमेंट, पहले हमने क्या किया, ए एलिमेंट माना और ए एलिमेंट के हिसाब से वो दोनों इक्वेशंस ली, और उसमें उस बी की जगह पे भी हमने ए रख दिया था, ठीक है, और उसके दो सॉल्यूशन मान लिए थे E1 और E2। और अब हमने लिया है बी जो है, मान लो वो एलिमेंट है जी का, देन बाय द गिवन प्रॉपर्टी, अब गिवन प्रॉपर्टी जो है आपके पास में, उस हिसाब से देखो ये ले लिया, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और वाई इज इक्वल्स टू बी। आ गया समझ में, समझ में आ गया होगा। पहले ही देखो ये इक्वेशंस आपको ऑलरेडी पता है ना, ये ऑलरेडी आपको पता है इक्वेशंस। सबसे पहले जब हमने ए सॉल्यूशन माना कि सॉरी जब हमने माना कि ए जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है, तो इस ए को हमने बी की जगह पे लिख दिया, ठीक है। अब जब हमने माना कि बी जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है, तो वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बट हमने इस बी को उसकी जगह पे लिख दिया। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो उस हिसाब से ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हो गया और वाई इज इक्वल्स टू बी हो गया, समझ में आया ना। ये इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, जब ए जी को बिलोंग कर रहा था तो यहाँ पे ए आ जाएगा, जब बी जी को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। अब इसके भी तो सॉल्यूशंस मानेंगे ना, देखो इसमें आगे क्या कर रहा है, y इज इक्वल्स टू बी लिया है, y इज इक्वल्स टू बी जो है वो किसके, देखो y इज इक्वल्स टू बी को हमने कुछ इस तरह से लिखा, दोनों तरफ राइट हैंड साइड, दोनों तरफ राइट हैंड साइड से हमने E1 इंटू कर दिया, राइट हैंड साइड किया ना, तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड से हमने E1 इंटू कर दिया। अब a इंटू E1 आपको पता है क्या होता है, a होता है, ठीक है, और b इंटू E1 क्या होता है, b इंटू E1 को b लिखा होगा ना यहाँ पे इसने, हाँ b इंटू E1 क्या होता है, b होता है। बट देखो, बट यहाँ पे इसने क्या किया है, दोनों तरफ E1 इंटू किया, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इसने E1 को a लिख दिया, b इंटू E1 को एक बार ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। देखते हैं कैसे काम आएगा। तो यहाँ से अब आपको पता है y a तो b के इक्वल है, ठीक है, तो इस b को आप यहाँ लिख दोगे, y a की जगह पे b लिख दोगे, ठीक है ना, इस y a की जगह पे वापस b लिख दिया और b इज इक्वल्स टू b इंटू E1 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब आपके पास में क्या हुआ, देखो इसका मतलब E1 इज़ द राइट आइडेंटिटी इन जी। क्या आ गया कि E1 जो है ऐसा ही तो होता है ना, A अगर एलिमेंट है तो A इज इक्वल्स टू A एस्ट्रिक E, ठीक है, कि जब हम एलिमेंट को ऑपरेशन लगाएंगे आइडेंटिटी के साथ में तो वो एलिमेंट ही आ जाता है। तो ये राइट आइडेंटिटी हो गई ना, राइट आइडेंटिटी डेफिनेशन हो गई ना, A इज इक्वल्स टू E होता है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि E1 इज़ द राइट आइडेंटिटी इन G, समझ में आई क्या बात। सेम ऐसे ही देखो लिया है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, अब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी पे काम करेंगे, यहाँ पे हमने वाई इज इक्वल्स टू बी लिया था, उस पर काम किया, अब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लेंगे, ठीक है, अब इस पर काम करेंगे। दोनों तरफ E2 लगाया, उसमें E1 लगाया था, दोनों तरफ इसमें E2 लगाया, दोनों तरफ E2 लगाया, अब ये E2 इंटू ए है, ये तो ए हो जाएगा,
ठीक है। और देखो इसको सेम ऐसे ही रहने दिया, ये बी वाले इस वाली चीज़ को ऐसे ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि इस ए एक्स की जगह पे ये बी लिख रहा है। ठीक है, अब देखो नीचे इसने बी लिखा होगा, बी इज इक्वल्स टू ई टू बी आ जाएगा। यहाँ से ये समझ में आता है कि यार ई टू जो है वो आइडेंटिटी है इन जी। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी बोल लो। ठीक है, ई टू जो है वो आपके पास आइडेंटिटी आ गया जी का। अब आपको ये तो समझ में आ गया, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इस सेमी ग्रुप को, देखो हमें यहाँ पे ना सेमी ग्रुप लेते हुए चला है ना हमने, कि इस सेमी ग्रुप को हमें ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप प्रूफ करना है, ग्रुप के लिए हमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवानी होती है, इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेमी ग्रुप में ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो अब हम आइडेंटिटी हमने दो निकाल ली है, E1 और E2 की आइडेंटिटी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दोनों को यूनिक बता दे तो काम हो जाएगा। अच्छा, यूनिक के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर, सेम वही चीज़ कर रखा है कि एक बार जो है E1 को राइट आइडेंटिटी मान लिया तो E2 जो है वो एलिमेंट हो गया, E2 बिलोंग्स टू G। ठीक है, E2 जो है वो G को बिलोंग कर रहा है, उस अकॉर्डिंग E2 इंटू E1 इज इक्वल्स टू E2 हो गया। E2 तो क्या हो गया, एलिमेंट। ठीक है, और E1 क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो आ क्या गया, E2 मतलब एलिमेंट आ गया, ए एस्ट्रिक E इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, सेम ऐसे ही एक बार हमने E2 को आइडेंटिटी ले लिया है और E1 को क्या बोल लिया, एलिमेंट बोल लिया। ठीक है, तो लेफ्ट आइडेंटिटी मान लिया और लेफ्ट वाला जो लगाते हैं हम वो लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, ई ए इज इक्वल्स टू ए क्या है यहाँ पे E1 और आइडेंटिटी क्या है E2। समझ में आ गई बात? अभी जो हमने ऊपर किया था ना यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी के लिए, बस वही वाला कर रहे हैं। तो E1 इज इक्वल्स टू E2 आ गया ना, इसका मतलब हमारे पास में यूनिक आइडेंटिटी मिल गई ग्रुप के लिए। अब बस हम इन्वर्स निकाल दे तो यार काम बन जाएगा, हो गया ये तो ग्रुप, क्योंकि सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप जो है, सेमी ग्रुप में क्लोजर तो होती है, एसोसिएटिव तो होती है, बस दो चीज़ें निकालनी थी, इन्वर्स और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं, इन्वर्स अभी निकाल देते हैं। हैंस देयर एग्जिस्ट ए आइडेंटिटी E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E। तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगेन यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टी, अब हमें इन्वर्स प्रूफ करना है, उसके लिए कुछ दिमाग लगाते हैं। याद हो गया होगा ना इतना तो आपको। अगेन यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ आवर एलिमेंट्स A, E बिलोंग्स टू G, we find that equation ax is equals to E and y is equals to E have unique solution in G। अब आपको पता है कि देखो इस चीज़ का यूनिक सॉल्यूशन है। क्यों है यूनिक सॉल्यूशन? क्योंकि अभी आपने निकाला ना एक आइडेंटिटी जो है, एक आइडेंटिटी जी को बिलोंग कर रहा है। देखो पहले हमने शुरू में क्या किया था, जब ए जी को बिलोंग कर रहा था तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए लिख दिया था और वाई ए इज इक्वल्स टू ए लिख दिया था। जब बी जी को बिलोंग कर रहा था तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिख दिया था और वाई ए इज इक्वल्स टू बी लिख दिया था। अब ई जी को बिलोंग कर रहा है तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ई लिख दो और वाई ए इज इक्वल्स टू ई लिख दो। तो यहाँ से ये बात आ गई समझ में। ठीक है, होता जा रहा है याद। अब देखो, हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी, बिल्कुल इन दोनों के पास में यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ये हमें पता है। लेट दीज सॉल्यूशंस बी एक्स ए एंड वाई। ये वाला एक्स है, एक्स और फिर नीचे छोटा सा लिखते हैं ना ए। ठीक है, वाई फिर लिखते हैं ना छोटा सा नीचे ए, इस तरह से है। तो ये हमने मान ली है इसके सॉल्यूशन। जैसे हमने अभी शुरू में भी तो किया था, जब हमने ए जी को बिलोंग कर रहा था तब हम E1 और E2 जो थे वो यूनिक सॉल्यूशंस माने थे। अब हमने कुछ भी अपने तरफ से ये यूनिक सॉल्यूशन माने, आप सिर्फ एक्स और वाई मान लो, बट एक्स और वाई तो क्या यही हो गए ना ऊपर, इसलिए x1 y1 मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे x से y ले मान लिया। तो उस अकॉर्डिंग x a को आपने x की जगह पे लिखा और y a को आपने यहाँ पे y की जगह लिख दिया। तो ये दोनों इक्वेशंस आगे समझ में आया क्या? ठीक है, देखो फिर x a और y a जो है आर राइट एंड लेफ्ट इनवर्स ऑफ a इन g। ये दोनों क्या हो गए, इस तरह से आपके पास में देखो समझ में आ रहा है ना, ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी आप इस तरह से लिखते हो ना, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू ई। इसका मतलब यहाँ पे ए इनवर्स की जगह पे तो एक्स ए लिखा है। इसका मतलब एक्स ए तो क्या हो गया यार, इसकी राइट इनवर्स हो गई। आई बात समझ में? सेम ऐसे ही यहाँ पे वाई ए जो है इस ए इनवर्स की जगह पे लिखा है ना, इसका मतलब वाई ए जो है वो लेफ्ट इनवर्स हो गया। कुछ आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो इस तरह से हो गई, ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू ई। इसका मतलब ए इनवर्स क्या है, वाई ए। ठीक है, तो एक्स ए एंड वाई ए आर लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि यार ये इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट इन्वर्स यूनिक है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब एक्स ए और वाई ए को इक्वल प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे किया है, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए ई, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ हम ले रहे हैं, दोनों तरफ मैंने वाई ए को इंटू कर दिया लेफ्ट साइड से
वाई इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा यार, ज़रा देख लेते हैं, ये रहा, वाई इंटू ए ई के इक्वल है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा ना, आ गया क्या कुछ समझ में? ठीक है, तो ई इंटू एक्स से किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे वाई इंटू ई, वाई हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो गया ना। आई बात समझ में? ईजी, काफ़ी ईजी था ना। देखो तो है बहुत लंबा चौड़ा, लगेगा आपको कि यार कैसे प्रूफ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्वर्स भी क्या हो गया, यूनिक एग्जिस्ट हो गया। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और सेमी ग्रुप जी के पास में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव तो पहले से होती है, आइडेंटिटी और इन्वर्स आ गई है, तो जी की मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो चुकी है और जी एक ग्रुप हो चुका है। कुछ आया समझ में, है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक एक चीज़ जो मैंने बताई वो आपको ध्यान हो गई होगी आई थिंक। एक बार वापस से अगर रिपीट टेलीकास्ट देखना हो तो वापस से पीछे जाके वापस से सुन लेना, मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब देखो नोट क्या है, इफ़ जी इज अ सेमी ग्रुप सच दैट ए कमा बी इन जी ओनली द ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। हाँ देखो, अगर ऐसा हुआ ना कि इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, मतलब या तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, और या फिर वाई इज इक्वल्स टू बी जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन, इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ग्रुप जो है वो नहीं होगा। मतलब जी जो है वो जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप नहीं होगा। ये दोनों एग्जिस्ट कर, ये दोनों चीज़ों यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर दोनों का यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है तभी ग्रुप जो सेमी ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, एक से काम नहीं चलेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एट लीस्ट टू एलिमेंट्स। मान लो आपने दो एलिमेंट्स का एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, सेमी ग्रुप मान लो। ठीक है, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन, एस्ट्रिक उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया आपने। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे आपके पास में डिफाइंड है। जी जो है वो एक सेमी ग्रुप है, तो अब देखो ए इंटू बी सी आपने लिया। अच्छा, ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू लिखा है ए इंटू सी, मतलब बी सी की जगह पे आपने सी लिख दिया, और फिर यहाँ पे वो सी के इक्वल हो गया। ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन एलिमेंट्स जो है वो जी को बिलोंग कर रहे हैं। ए इंटू बी सी जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए इंटू सी, मतलब इस बी सी को आपने सी के इक्वल लिख दिया, और फिर इस ए सी को आपने सी के इक्वल लिख दिया, मतलब सी यहाँ पे फिर सॉरी ए बी जो है, ए बी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये ए बी हो गया, डॉट यहाँ पे सी हो गया, इसको आपने ठीक है इधर वालों को आपने इस वे में लिख लिया। ठीक है, ए बी जो है इस ए बी को आप बी लिख रहे हो, ये तो कुछ ऐसा हो गया ना यार कि जब ए इंटू ई अपन लिखते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है ना। तो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी को इसने क्या लिखा है, ए बी को इसने बी लिखा है ना। हाँ, ए बी को इसने बी लिखा है, इसका मतलब ए आइडेंटिटी बोल रहा है, यहाँ पे ए जो है वो आइडेंटिटी मान रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही जब बी सी जो है, बी सी को सी के इक्वल लिख दिया, मतलब बी को आइडेंटिटी मानते हुए इस तरह से किया, और ए को आइडेंटिटी मानते हुए इस तरह से किया, ऐसे लिख रहा है ये। ठीक है, तो उस अकॉर्ड मतलब ये है ना, इस तीनों तरीके से इसने अप्लाई कर करके यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना वो तो इक्वल आ गई, ये जो दोनों चीज़ें ना वो तो इक्वल आ गई, ये वाला केस और ये वाला केस दोनों सी के इक्वल आ गया ना। अगर आप ए को मानते हुए चल रहे हो तो भी आ जाएगा, ठीक है, और बी को लेते हुए चल रहे हो तो भी आ जाएगा सी। ठीक है, तो दोनों में सी आ गया, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी हो गया। ठीक है, वी सी दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी। हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो ये देखो ए बी जो है वो बी के इक्वल, आपने यही देखा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ लिखी है इसने। इसका मतलब ये जो x है यहाँ ऐसे ही तो होता है ना, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, इस x की जगह पे क्या है, b है, हो गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक सॉल्यूशन हो गया। बट ट्राइवली जी इज़ नॉट ग्रुप एज देयर इज़ नो राइट आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे राइट आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो है आपके पास में ग्रुप नहीं हुआ। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान लो आप लेफ़्ट आइडेंटिटी लेते हुए चल रहे हो, ठीक है, लेफ़्ट वाली तरफ से लेते हुए चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसीलिए जी जो है वो ग्रुप नहीं है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो आपने यहाँ क्या लिया है, बी सी को आपने सी लिया। ठीक है, इसका मतलब बी जो है वो लेफ़्ट आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना। और सेम ऐसे अगर आप ए बी देखोगे तो ए बी जो है, ए बी को आपने बी लिया। ठीक है, इसका मतलब ए जो है वो राइट आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है।
ठीक है, इस तरह से कुछ आप सोच सकते हो। वैसे ये जो है, ये जो चीज़ है वो इतनी काम की नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए है कि ये जो है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना, कि एक ही चीज़ के ऊपर जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप क्यों नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से ये एग्जाम्पल है ना, और कुछ नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो थ्योरम है इतना प्रूफ आप ध्यान रखोगे तो काफ़ी है, इतना अगर आप ध्यान रख लोगे ना तो काफ़ी है। ठीक है, बस ऐसे ध्यान रखने वाली कुछ बातें कि हमें ध्यान होना चाहिए। अब देखिए ज़रा, अभी तो काफ़ी आपके पास में थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम और है, इसी लेक्चर में कर लें क्या? चलो इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। एक और अपने पास में थ्योरम है, अभी 2 थ्योरम और है, वो भी पढ़ लेते हैं। इफ़ G इज़ अ फाइनाइट सेमी ग्रुप सच दैट फॉर एनी A, B, C बिलोंग्स टू G, तो ये कैंसिलेशन वाली चीज़ जो आती है ना, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है तो वो बी इज इक्वल्स टू सी के इक्वल हो जाएगा, और बी ए इज इक्वल्स टू सी ए है तो वो बी इज इक्वल्स टू सी के, मतलब ए यहाँ से कट रहा है और यहाँ से ए और ये यहाँ से कट रहा है, वो कैंसिलेशन लॉ जो आता है वो हमें यहाँ प्रूव करना है। तो अगर ठीक है, अगर जी एक सेमी ग्रुप है और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है सेमी ग्रुप के लिए, तब जी एक ग्रुप हो जाएगा। कुछ आया क्या समझ में? हाँ, कि अगर जी एक सेमी ग्रुप है और उसके लिए ये 2 कंडीशंस हैं आपके पास में गिवन है, तो जो ये जो सेमी ग्रुप होगा ना जी, उसको आप ग्रुप बोल दोगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो, सिंस जी इज़ अ नॉन वॉइड फाइनाइट सेट, सो लेट, मुझे लगता है यार ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसे दोनों थ्योरम को भी मैं करूँगी, तो मुझे लग रहा है कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में ये कर लेना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये बताऊंगी, वरना ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपन ये वाला जो थ्योरम है अपन ये प्रूफ करेंगे, इसके आगे जो ग्रुप का एक और थ्योरम है वो भी अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।